India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्र प्रदर्शनकारियों के केस वापसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजीआई ने कहा युवाओं को संवाद और मार्गदर्शन जरूरी, आयोजकों की जवाबदेही भी तय हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास के बिना भी 2 साल तक की सजा सकेगी वकालत। प्रोविजनल वकील कर सकेंगे बहस, वोट अधिकार नहीं, 2 साल में परीक्षा नहीं तो लाइसेंस निलंबित, बीसीआई का स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति आयु 62 करने पर दिया जोर, वित्तीय बोझ वाला तर्क दिया खारिज। विरोध करने वाले सभी राज्यों को 2 हफ्ते में नया फैसला लेने का निर्देश। अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि यदि राजनीतिक समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को वापस लेने की अनुमति दी गई तो यह भविष्य के आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज जेनजी है, कल जनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा भी आएंगे। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने की। पीठ ने इस याचिका को छात्र प्रदर्शनों से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जा सकती है। याचिकाकर्ता मनीष कुमार सोलंकी ने प्रदर्शन आयोजित करने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने अपनी ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान अहमद से कहा कि अब तक मंत्री और पुलिस का जवाबदेही पर चर्चा हुई है, लेकिन आयोजकों की जिम्मेदारी पर कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन के 15 दिन बाद भी आयोजक विभिन्न माध्यमों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और माहौल शांत करने का प्रयास नहीं कर रहे। ऐसे में उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार किसी भी सभा या प्रदर्शन के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं के लिए आयोजकों की भी जिम्मेदारी होती है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यदि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मानकर उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेती है तो इससे गलत संदेश जाएगा और भविष्य में अन्य समूह भी इसी तरह दबाव बनाकर कार्यवाही रुकवाने की कोशिश करेंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि राज्य की ओर से अत्यधिक सख्ती बरतने से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि संभवतः इसी सोच के साथ मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया होगा। उन्होंने कहा कि ये युवा है, उन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राज्य की ओर से अनावश्यक आक्रामकता स्थिति को और हिंसक बना सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को भी अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि युवा हिंसा की राह पर ना जाए। बेहतर तरीका ये है कि उन्हें समझाया जाए और भरोसा दिलाया जाए कि उनकी बात सुनी जा रही है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को छात्र प्रदर्शनों से लंबित अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। अब जंतर मंतर समेत देश भर में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में अभद्र, आपत्तिजनक, अश्लील टिप्पणी मामले की बात करते हैं। अभद्र कमेंट करने वाले नौजवानों को 7 दिन की कम्युनिटी सर्विस की सजा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में छात्र विरोधी प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दाखिल इस याचिका पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पुलिस और अन्य कानून व्यवस्था एजेंसियों को संयम से साथ काम करना चाहिए।
संयम से काम लेना चाहिए। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कुछ भटके हुए नौजवान पत्थरबाजी भी कर दें तब भी उनको समझाना और उनसे बातचीत करना जरूरी है। अगर सरकार बहुत सख्ती या आक्रामक रवैया अपनाएगी तो समाज में तनाव और बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत होती है। सीजेआई ने कहा कि जरूरत युवाओं को सुनने और समझने की है कि वे क्यों नाराज हैं और क्यों नारे लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि यह फैसला कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का अनुभव है। एजेंसियां आपसे और हमसे बेहतर जानते हैं कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पूर्व आईएफएस मनीष सोलंकी की ओर से दाखिल याचिका में प्रदर्शन की आड़ में अभद्र आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को नसीहत देने के लिए 7 दिन की कम्युनिटी सर्विस की मांग करते हुए कहा गया कि बच्चों को उनकी गलती का एहसास होने पर ही केस को बंद किया जाना चाहिए। वहीं याचिका में 20 मार्च को संसद मार्च के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विरोध केवल अतिरिक्त वित्तीय बोझ या इस आधार पर नहीं कर सकती कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु अलग है। अदालत ने इन दोनों तर्कों को पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने टिप्पणी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले की सुनवाई के दौरान की। यह मामला जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया जिन्होंने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करें और 2 हफ्ते के भीतर नया निर्णय लें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का समर्थन नहीं किया तब भी राज्य सरकारें सकारात्मक निर्णय लेने से नहीं रुकेंगी। हाईकोर्टों की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट उचित समय पर विचार करेगा। इससे पहले अदालत ने सभी राज्यों और हाईकोर्टों से जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष मांगा था। अधिकांश राज्यों ने अतिरिक्त वित्तीय बोझ और न्यायिक अधिकारियों तथा राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में अंतर का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था। पीठ ने वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवा जारी रहने से तत्काल रिक्तियां नहीं होंगी, नई भर्ती की आवश्यकता टलेगी और प्रशिक्षण व नियुक्ति पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बचेगा। इसलिए वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका निराधार है। अदालत ने कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारी न्यायिक संस्थान की महत्वपूर्ण संपत्ति है। उन्हें सेवा में बनाए रखना नए अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण की तुलना में कम खर्चीला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं और उन्हें इस विषय पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 2 हफ्ते के भीतर पुनर्विचार कर निर्णय लेना चाहिए। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर अनहद हुरा। क्या जानकारी आपके पास अनहद? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला, जहां जुडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज को लेकर कोर्ट ने स्टेट्स को एक स्पष्ट संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की हियरिंग कर रहे थे। आज का मुद्दा था, क्या जुडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 साल की जानी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट से इस प्रपोजल पर उनकी राय मांगी थी। कई स्टेट्स ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे स्टेट पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और जुडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अलग हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इन दोनों ऑब्जेक्शंस को अनटेनेबल यानी मानने लायक नहीं बताया। कोर्ट ने कहा कि एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल ऑफिसर्स को सर्विस में बनाए रखने से रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत कम होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बल्कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास है। इसके बाद कोर्ट ने विरोध करने वाले स्टेट्स को 2 हफ्तों के अंदर इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने और नया निर्णय लेने का निर्देश दिया। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि राज्य बार काउंसिल में प्रोविजनल रूप से नामांकित वकील नामांकन की तारीख से लेकर निर्धारित 2 साल की अवधि तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किए बिना भी पूर्ण रूप से वकालत कर सकते हैं। इस अवधि में उन्हें वकालतनामा दाखिल करने, उस पर हस्ताक्षर करने, अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य सक्षम मंचों के समक्ष पेश होने सहित मुकदमेबाजी और गैर मुकदमेबाजी से जुड़े सभी कानूनी कार्य करने का अधिकार होगा।
बीसीआई ने कहा कि प्रोविजनल शब्द का अर्थ ये नहीं कि वकील के पेशेवर अधिकार सीमित है। इसका अर्थ केवल इतना है कि 2 वर्ष की अवधि के बाद भी वकालत जारी रखने का अधिकार AIBE उत्तीर्ण करने पर निर्भर करेगा। यदि वकील निर्धारित 2 वर्ष के भीतर AIBE पास नहीं करता तो उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार और लाइसेंस तब तक निलंबित रहेगा जब तक वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। हालांकि बीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि AIBE पास करने से पहले ऐसे वकीलों को बार एसोसिएशन के चुनावों में मतदान करने, चुनाव लड़ने या बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से जुड़े कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। बीसीआई ने अपने वर्ष 2013 के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रोविजनल सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता और यदि किसी बार एसोसिएशन ने उन्हें सदस्य बनाया भी है तो उनकी सदस्यता केवल अस्थायी मानी जाएगी। बीसीआई ने अंत में स्पष्ट किया कि यदि कोई वकील 2 वर्ष के भीतर AIBE पास नहीं करता तो उसका नामांकन रद्द नहीं होगा और न ही उसका नाम राज्य बार काउंसिल की सूची से हटाया जाएगा। केवल उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार निलंबित रहेगा। AIBE उत्तीर्ण करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा और वह फिर से वकालत शुरू कर सकेगा। बीसीआई ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति मतदान का अधिकार नहीं रखता वह किसी निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ने और उस पद पर बने रहने का दावा भी नहीं कर सकता। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के 7 प्रोविजनल रूप से नामांकित वकीलों द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद जारी किया गया। इन वकीलों ने अदालत से मांग की कि AIBE पास न करने के बावजूद उन्हें वकालतनामा दाखिल करने और अदालतों में पेश होने की अनुमति दी जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति SR कृष्णा कुमार की एकल पीठ ने 2 जुलाई 2026 को याचिका का निस्तारण करते हुए कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल और BCI को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ताओं की मांग पर 1 महीने के भीतर विचार कर उचित निर्णय लें। इसके बाद BCI ने अपने प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन के माध्यम से विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें AIBE पास न करने वाले वकीलों के अधिकारों और प्रतिबंधों से जुड़े 10 प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दिए गए। BCI ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा कि AIBE पास करने से पहले प्रोविजनल रूप से नामांकित वकील अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं या वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकते। अदालत ने केवल संबंधित प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया था। उत्तराखंड बार काउंसिल के 10 निर्वाचित सदस्यों ने जुलाई 2026 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रस्ताव और परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह प्रस्ताव राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के तरीके से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि BCI ने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के नाम पर राज्य बार काउंसिलों की संरचना में अवैध रूप से बदलाव करने का प्रयास किया है। BCI ने परिपत्र में प्रस्ताव दिया था कि जिन राज्य बार काउंसिलों में पर्याप्त संख्या में महिला सदस्य निर्वाचित नहीं होती वहां महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व देने के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य बार काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। न तो कानून में संशोधन किया गया है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सीटें जोड़ने का कोई विशेष निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहन की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय से जवाब मांगा। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव इसी वर्ष फरवरी में हुआ था। इसी बीच योगमाया MG बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार काउंसिलों में 30% पद महिलाओं के लिए सुनिश्चित किए जाए। BCI वहीं इस आदेश को लागू करने के लिए BCI ने 19 जुलाई को प्रस्ताव पारित कर एक परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत राज्य बार काउंसिलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या फिलहाल मतदाताओं की संख्या के आधार पर 15, 20 या 25 निर्धारित है। BCI ने प्रस्ताव दिया कि 25 सदस्यीय बार काउंसिल में कम से कम 7 महिलाएं, 20 सदस्यीय परिषद में 6 महिलाएं और 15 सदस्यीय परिषद में 4 महिलाएं होनी चाहिए। यदि निर्धारित संख्या में महिलाएं चुनाव जीतकर नहीं आती हैं तो BCI ने अतिरिक्त सीटें जोड़कर महिला सदस्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। याचिका में कहा गया कि BCI ने बिना सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लिए और बिना कोई प्रस्ताव अदालत के समक्ष रखे विवादित प्रस्ताव लागू कर दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने इन्हें यह घोषणा करने का भी अनुरोध किया है कि जब तक कानून में संशोधन न हो या अदालत का विशेष आदेश न मिले तब तक उत्तराखंड बार काउंसिल में 25 निर्वाचित सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं जोड़े जा सकते।
कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने आदेश तब पारित किया जब बनर्जी ने एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी चिकित्सीय जांच कराने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले स्पष्ट होना आवश्यक है कि अभिषेक बनर्जी को इलाज का भारत में संभव है या नहीं। इसके लिए एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का सुझाव दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि भारत में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और केवल अपनी पसंद के आधार पर विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि बनर्जी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं और उनमें जांच जारी है। ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति देने से पहले ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विदेश में इलाज वास्तव में आवश्यक है। मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने से इनकार किए जाने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कई एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें चुनावी भाषणों से जुड़े मामलों की शामिल है। एक मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति देश छोड़ने से रोका था, जिसके कारण उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबिका जॉन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल लंबे समय से अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में इलाज कराए हैं और उपचार की निरंतरता बनाए रखना चिकित्सीय रूप से आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि बनर्जी सांसद हैं, राजनयिक पासपोर्ट धारक हैं और पहले भी विदेश जाकर लौट चुके हैं। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी कोई चिकित्सीय आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए विदेश जाना अनिवार्य हो। अदालत ने अंततः कहा कि जब तक भारत में मेडिकल बोर्ड यह पुष्टि नहीं करता कि उपचार यहाँ संभव है, तब तक विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अंतरिम राहत देते हुए उनके और उनके परिवार को केंद्र सरकार के E20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम से जोड़ने वाले कथित डीपफेक AI से तैयार किए गए तस्वीरों और मानहानिकारक सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य इंटरमीडियरी को निर्देश दिया कि गडकरी के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री तत्काल हटाई जाए। नितिन गडकरी ने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और अज्ञात यूजर्स के खिलाफ यह दीवानी वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गडकरी द्वारा चिन्हित की गई सामग्री अत्यंत अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानजनक है। अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री का सार्वजनिक मंचों पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें बच्चे समेत हर आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है। सुनवाई के दौरान मेटा और गूगल की ओर से अदालत को बताया गया कि वे याचिका में उल्लिखित सामग्री हटाने के लिए तैयार हैं। अदालत ने उनका यह बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित सामग्री हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में गडकरी के संज्ञान में इसी प्रकार की कोई और मानहानिकारक या डीपफेक सामग्री आती है तो वह संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसकी जानकारी देंगे और प्लेटफॉर्म आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अगर किसी सामग्री को लेकर कोई विवाद या संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित पक्ष अदालत का रुख कर सकता है। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से कहा गया कि कुछ सामग्री निष्पक्ष आलोचना की श्रेणी में भी हो सकती है। इस पर गडकरी के वकील ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार की नीतियों या उनके सार्वजनिक जीवन की निष्पक्षता और सद्भावनापूर्ण आलोचना पर रोक लगाना नहीं है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह मामला आलोचना का नहीं बल्कि अपमानजनक और फर्जी सामग्री का है। अदालत ने गूगल और मेटा से यह भी अपेक्षा की कि वे ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करें जिससे हर बार अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को हटाया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। याचिका में गडकरी ने अदालत से AI आधारित कथित डीपफेक वीडियो, तस्वीरों और अन्य मानहानिकारक सामग्री को स्थायी रूप से हटाने के लिए अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है। याचिका के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री में झूठा दावा किया गया है कि E20 कार्यक्रम के लिए गडकरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और इस योजना से उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक लाभ हुआ है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.